हेलो आप सब लोगों को। आज का जो वीडियो है ये आपके डिटरमाइनर सेक्शन का लास्ट पार्ट होगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें आर्टिकल था मैंने आपको कहा था कि एक पजेसिव होता है जिसको हमें जब नाउन हम लोग प्रोनाउन सीखेंगे तो उसको हम लोग को डिस्कस कर लेना है। अभी हम लोगों को दो पार्ट में बात कर दो पार्ट्स की बात करनी है। एक डेमोन्स्ट्रेटिव, पहला हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आपके पास दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल हम लोगों को सीखना होता है। बट इस पार्ट में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अगर लास्ट डे का अगर वीडियो आपने देखा हो और आपको ये मैंने रिमाइंड किया था कि कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन के तरीके से भी यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोगों को जो भी जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर्स जो देखने हैं वो आपके उसमें आपका वो दोनों तरीके से यूज होता है। जैसे अगर मैं इसको प्रोनाउन के तरीके से यूज करूं, जैसे डिटरमाइनर में ये था कि दिस के बाद अगर मैंने नाउन रखा, ठीक है, नाउन के पहले मैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब मैं डाल दूं, बट अगर नाउन आ रहा है तो ये डिटरमाइनर है, ठीक है। और अगर अकेला आएगा वो तो या तो वो सिंपल होगा, जैसे दिस इज अ नाइस पेन, एंड शायद मैंने बोला था आई लाइक दिस। तो इन दोनों जगहों पे ये प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब वो प्रोनाउन होगा तो लाइक अ नाउन वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका अपना कैरेक्टर सेम है। और ध्यान रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिफायर्स में जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है उसका नंबर चेक करना, सिंगुलर या प्लुरल। क्योंकि क्वांटिफायर्स का तो नाम ही है कि जो नंबर या अमाउंट बताए, और इनके साथ भी आप बचपन से जानते हो कि दिस के बाद का और दैट के बाद का नाउन, दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। नाउन आता है तो वो ध्यान दीजिएगा काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, बट वो सिंगुलर में रहेगा। जैसे मैं आपको बोलूं दिस वाटर इज नॉट प्योर, तो दिस के बगल में हमने वाटर रखा तो ये तो अनकाउंटेबल के साथ आया, एंड दिस बॉय तो ये तुम्हारा काउंटेबल के साथ आया। तो इसके बगल का नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, बट ध्यान रखिएगा कि वो सिंगुलर इंडिकेट करता है। सो दिस और दैट के बगल में काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आएगा। अभी हम लोगों को इसके बाद मैं आपको इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक बात लगी हुई है कि बात बैठी हुई है कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल और नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। थोड़ा अटपटा लगता है, ठीक है। एक एक ये तुम्हारा पार्ट हो गया। लेकिन अगर दीज और दोज लिया जाए तो दिस का प्लुरल दीज होता है और दैट का प्लुरल दोज होता है, तो इसके साथ तो बंधा हुआ है कि नाउन काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि उससे प्लुरल में आना जरूरी है, और प्लुरल उसी का बनता है, ध्यान रखना, प्लुरल उसी का बनता है जो काउंटेबल हो। गेटिंग? अब अगर जरा तुम्हारा पूरा ये डेमोन्स्ट्रेटिव में कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस तुम्हें अगर ये ध्यान रखते हो तो तुम्हारा काम ओवर हो जाएगा, तुम्हें उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बट अगर अब मैं तुमको एक वर्ड बोलूं मिजरी, अभी दिमाग में आया, मिजरी, इनकन्वीनियंस,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है गिनने के हिसाब से, तो मैं बहुत श्योर हूं सॉरी कि आप बोलोगे ये अनकाउंटेबल है। अगर मैं तुमको बोलूं फर्नीचर और लगेज, तो आप जरा ध्यान दो कि अगर आप एयरपोर्ट, क्योंकि लगेज का काउंट तो एयरपोर्ट पे किया जाता है, अगर आप एयरपोर्ट पे देखो तो वहां काउंट करते हैं लोग, वजन नहीं करते। वजन करते हैं लेकिन ये नहीं बोलते कि 50 किलो लगेज है, कितने आइटम्स हैं ये भी देखा जाता है और पर आइटम्स का वजन भी किया जाता है। गेटिंग? तो आपको ये वाला, हम लोग अगर ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में तो लगेज अगर मैंने बोला तो हम लोग तो काउंट करते हैं, सीट के नीचे 2 ब्रीफकेस था, 2 बैग था, इत्यादि इत्यादि था, तो उस हिसाब से तो ये तुम्हारा काउंटेबल होना चाहिए और इसको अनकाउंटेबल होना चाहिए। बट अटपटापन ये है कि ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है। इसीलिए ये सोचना कि जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते, ये बचपन का कंसेप्ट में काम करेगा। स्कूल के बच्चों को हम लोग काउंटेबल वर्ड का मीनिंग बताते हैं, ग्रामर नहीं बताते हैं। ग्रामर नहीं बताते कि हम लोगों को गिनना और नहीं गिनने का नहीं है, ये वर्ड डिक्शनरी से पता चलेगा। ध्यान से सुनना, ये डिक्शनरी से जब भी तुमको कंफ्यूजन हो तो डिक्शनरी से पता चलेगा कि ये वर्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये गिनने और नहीं गिनने से नहीं डिसाइड होता है। और आप एक थ्योरी ले सकते हो कि जिस भी वर्ड का प्लूरल आप देखो, ध्यान देना, आपको यह मतलब नहीं है कि हम उसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। कर रहे हो तो स्कूल वाला स्टफ कर रहे हो। अगर आपने अपने पढ़ने लिखने के दौरान कभी अगर आपने उसका प्लूरल देखा हो तो बिना किसी डाउट के आप ये समझ लेना कि वो काउंटेबल है, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। इसी थियरी पे अब जरा सोचो कि अगर आपने पॉपुलेशन वर्ड देखा, कभी जरा सोचो तो कि इसको कभी आपने प्लूरल में देखा है? मैं एक सोचने के लिए बोल रहा हूं, कभी आपने प्लूरल में देखा है इसको? द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज दिस। ये अगर आप बोलो तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये डिक्शनरी से जाकर कंफर्म करो, क्योंकि इसकी गिनती होती है बट आज तक आपने इसको प्लूरल में नहीं देखा है। जनगणना होती है तो गणना, काउंटिंग, लेकिन आपने आज तक इसको प्लूरल में देखा है। सॉरी बॉस। सो आप इस थियरी को हटा दो कि काउंट करने और नहीं काउंट करने का, वो बेसिक्स में काम कर जाएगा, बेसिक्स में काम कर जाएगा। फर्नीचर के हम लोगों के पास, अब मैं हमारे रूम में अगर फर्नीचर लगा हुआ है तो हम देख के बता सकते हैं कि 2 चेयर है, दो सिंगल सोफा है, एक थ्री सीटेड सोफा है, हम ये बता सकते हैं काउंटिंग में। लेकिन वर्ड ये डिक्शनरी में एंट्री है, तो इसको अगर आप अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि आप जब हम लोग नाउन करेंगे ना तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का हम लोग एक बार लिस्टिंग कर लेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होगा। क्योंकि आप ध्यान दो कि नाउन में बहुत जगह पे तो बस सिंपल सी बात है कि शब्दों को देखा जाता है, बाकी उसका ग्रामर तो यही होता है ना कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। सो नाउन में ये इस चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। अब आप अगर ये ध्यान दो कि तुम्हारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आई एम सॉरी, ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है और काउंटेबल अनकाउंटेबल को आप खुद से कंफर्म करना चाहो पढ़ लो, और ये बेसिक चीजें छोड़ देना कि गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। ये वर्ड बेस्ड रूल है, दिया हुआ वर्ड काउंटेबल है अनकाउंटेबल है।
मिजरीज भी होता है, इनकन्वीनियंसेज भी होता है, और इसका हम लोग अभी जब क्वांटिफायर्स करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। अब अगर आप क्वांटिफायर्स की चर्चा करो तो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सेक्शन में एक ये है, और इनको हमें अलग अलग, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा दिस और दैट के बाद सिंगुलर आता है, तो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर कि दिस और दैट जब सेंटेंस में आएगा, ध्यान रखना कि आपके पास कॉमन एरर दो तरह के होते हैं, एक वर्ड बेस्ड और एक कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट बेस्ड जो चीजें होंगी वो दिखाई नहीं पड़ेंगी, बट अभी आप जो कर रहे हो, अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें आर्टिकल तुमको दिखेगा, ऑमिशन होगा तो दिक्कत होगी, बट ये ऑल लगा हुआ है तब आपके ऑल का रूल अप्लाई होगा। बट सब्जेक्ट आपको वर्ड नहीं होता, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि जो कंसेप्ट की चीजें होती हैं वो सेंटेंस में नहीं दिखती, और इसीलिए आपसे ये रिक्वायरमेंट है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। आप में से किसी ने कहा कि प्रैक्टिस करा दीजिए। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज बोलूं कि मैं रूल्स का लिस्टिंग कर रहा हूं, वो रूल्स जो एग्जामिनेशन में जरूरी हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आप कोई भी अच्छी किताब से निकाल के प्रैक्टिस करो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अभी आप रूल की जानकारी ले रहे हो, हाँ ठीक है कि अप्रोच थोड़ा अलग होगा, बाकी जहां किताबों में लिखा हुआ उससे थोड़ा अलग होगा, अच्छा बुरा हो सकता है, आप वो आपका डिसीजन है, बट ये ध्यान रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के ये रूल्स की जानकारी का कोई फायदा नहीं है। आप अपने मैथ्स में प्रैक्टिस से अपने फॉर्मूला को क्लियर करते हो, लेकिन इंग्लिश में चाहते हो कि सामने वाला ही, मैथ्स के टीचर को कभी नहीं बोलते हो तुम कि सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दो, वो 5-10 करा लेता है और बाकी आप करते हो खुद से। तो वैसे ही काम यहां करो ना। हम लोग इंग्लिश को वो साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते जो हम लोग मैथ्स को, रीजनिंग को देते हैं, जीएस को देते हैं। हम लोग इंग्लिश में जितना कम काम हो, स्टार्ट ही करते हैं कि जितना कम काम हो, और ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि इसको बिना प्रैक्टिस के तो नहीं किया जा सकता। पढ़ के तो, अभी मैं क्वांटिफायर्स का रूल बता रहा हूं, पढ़ के आपको रूल्स की जानकारी होगी, बट ये जब सेंटेंस में आएगा तो वहां पे रूल्स को सेंटेंस में कन्वर्ट होते हुए देखने का और उसके एरर का वायलेशन देखने का, ये आपको प्रैक्टिस ही आएगा। सो क्वांटिफायर्स उसको जो अपने नाउन का, एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन का नंबर या अमाउंट बताए। अब अमाउंट किसका बताया जा सकता है? अनकाउंटेबल का। और नंबर किसका बताया जा सकता है? काउंटेबल का। इसीलिए क्वांटिफायर्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्वांटिफायर्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। और जब भी आप क्वांटिफायर्स अभी के आगे से जो भी पढ़ोगे, आपको वो नाउन पे तुरंत नजर डालनी चाहिए। अब नाउन कैसे आएगा? अब ये क्वांटिफायर्स मैक्सिमम दोनों होते हैं, डिटरमाइनर भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे मैं लिखूं ऑल द बॉयज, तो यहां ऑल तुम्हारा डिटरमाइनर है, ठीक है। और अगर लिखूं ऑल ऑफ द बॉयज, तो यहां ऑल तुम्हारा प्रोनाउन है, क्योंकि ऑल अकेले आया हुआ है। अब आपके पास दो या तीन वर्ड ऐसे हैं, दो वर्ड रखो आप, एक ऑल और एक ईच, जिनके साथ कहा जाता है कि वो तीन है, तीन। ये डिटरमाइनर भी हैं, ये प्रोनाउन भी हैं, और ये एडवर्ब भी हैं। आप ये ध्यान से समझना, ये एडवर्ब भी हैं। अब अगर मैं जितने भी क्वांटिफायर्स की बात आगे करूंगा, उनका अभी मैं इनका डिस्कशन करूंगा कि अगर ये एडवर्ब है तो सेंटेंस पे क्या असर पड़ेगा इनका, वो मैं
थोड़ी देर के बाद बात करता हूं। आप ये ध्यान रखना कि अगर मैंने इनकी बात की कि ये नंबर या अमाउंट बताते हैं, तो क्वांटिफायर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको वो दिखे शब्द, तो आपके दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिक होना चाहिए कि इसके साथ आने वाला नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। ये आपकी पहली जिम्मेवारी है कि वो दिखाई पड़े। इसीलिए आपका क्वांटिफायर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाला नाउन साथ में, क्योंकि अगर वो प्रोनाउन है या नाउन है, उसके साथ कोई ना कोई एक नाउन जुड़ा हुआ है, प्रोनाउन भी जुड़ सकता है। अब इसमें से ध्यान दीजिए कि ये ऐसे हैं 5 क्वांटिफायर्स जिनके साथ नाउन जो आता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आता है। इनके अलावे बाकी जो भी हैं उनके साथ बंधा हुआ है कि नाउन काउंटेबल आएगा कि अनकाउंटेबल आएगा, वो बंधा हुआ है, लेकिन इनके साथ दोनों आ सकते हैं। ये हैं सम, ऑल, नो, एनी और मोस्ट। इनके साथ आने वाला नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे मैं इस डिटरमाइनर को, इस क्वांटिफायर को मैं प्रोनाउन की तरह यूज करूं, सम ऑफ द बॉयज, सही है, काउंटेबल नाउन आया हुआ है। प्रोनाउन भी अगर प्रोनाउन यूज होगा तो वो तो ऑफ के साथ ही आएगा, सम ऑफ देम काउंटेबल आया हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं सम ऑफ द वाटर, तो आपका ये अनकाउंटेबल आया है। और जो वर्ब होगा इन 5 के साथ, वो इस नाउन के, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट समी मानेंगे, ऑफ के बाद आने वाला नाउन कभी या प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट तुम्हारा सम ही है, बट वो सम के साथ सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि इसके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो काउंटेबल ही होगा, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अब सम ऑफ द बॉयज के साथ हम आर लगाएंगे एंड सम ऑफ द वाटर के साथ हम इज लगाएंगे। सो इनका कोई नंबर डिसाइड नहीं होगा। मेनी के साथ तुमको पता है कि तुम्हारा भर पुलल जाएगा, बोथ के साथ तुमको पता है कि भर पुलल जाएगा, बट इन 5 के साथ बिना नाउन को डिसाइड किए हुए, सब्जेक्ट यही है बट नाउन के हिसाब से वो डिसाइड होगा कि वो वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। ये इन 5 के साथ याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें सबको एक एक करके पढ़ना है। अब आप ध्यान दो, मैंने इसको एक ग्रुप में रखा है, कारण सबका मीनिंग सेम होता है। अगर मैंने बोला कि सबका मीनिंग सेम होता है, तो आप में से कुछ लोगों को सुन के लगा होगा कि गलत है, इसका मतलब सब होता है, इसका मतलब प्रत्येक होता है। अब एवरी का मतलब पता नहीं क्या हुआ, आप सोचते हो, बट मैंने हिंदी नहीं कहा था कि सेम होता है, मीनिंग सेम होता है। अगर मैं लिखूं ऑल बॉयज हैव कम, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं नो बॉय इज एब्सेंट। कहां अर्थ में अंतर है? या एवरी बॉय हैज कम, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, आप अगर ध्यान दो तो ऐसे सबका बनाया जा सकता है। नन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, इज एब्सेंट, सॉरी, नन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। सो इसको आप ये ध्यान रखना कि इनका अर्थ सेम है, क्योंकि ये एक ग्रुप के, ध्यान से सुनिएगा,
एक ग्रुप के सारे यूनिट्स की बात करते हैं, ग्रुप के सारे यूनिट्स की। अगर मैंने बोला ऑल बॉयज, तो ध्यान से आप समझना कि सारे लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, उस ग्रुप के सारे लड़कों की बात कर रहा हूं, और ये सारे वही काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को अलग अलग करना है इसमें। अब अगर मैंने कहा कि ग्रुप के ऑल यूनिट्स ऑफ अ ग्रुप, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि चूंकि बात ग्रुप की हो रही है, तो ये हमेशा मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2 से ज्यादा होंगे तभी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेप्शन, ईच को 2 या 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईच को आप कर सकते हो 2 के लिए भी, बट बाकी ऑल को, एवरी को, नो को, नन को, एनी को 2 के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरा, अब मैं ऑल को अकेला लेता हूं। ध्यान रखिएगा कि आपको कभी मिला होगा ऑल बॉयज, कभी मिला होगा ऑल द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज। इसका कारण है, इन दोनों में अंतर है। ध्यान देना, अगर मैं किसी स्पेसिफाइड ग्रुप की बात करूं, खास, तो मेरे को नाउन के पहले द का लगाना जरूरी होगा। ध्यान से समझिएगा। ऑफ लगा, अच्छा एक चीज और, कि आपके किसी भी डिटरमाइन प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ आता है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, जैसे सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ देम, तो इस ऑफ का मतलब एमोंग होता है या बोथ आदि के साथ बिटवीन होता है। एमोंग या बिटवीन होता है। कुछ के साथ, 2-3 के साथ बिटवीन का नहीं निकलता है, बाकी सबके साथ एमोंग का मतलब निकलता है। तो मतलब मीनिंग बहुत क्लियर है कि अगर प्रोनाउन यहां है, उसके बाद ऑफ लगा है, तो उसके बाद का आने वाला जो नाउन है, अगर वो काउंटेबल हो, अगर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल भी आते हैं, अमाउंट वाले भी, अगर काउंटेबल हो तो वो हमेशा प्लूरल में होगा। मैं एक और प्रोनाउन की बात कर रहा हूं, उसको हम लोग प्रोनाउन में चर्चा करेंगे। वन ऑफ द बॉयज का मतलब वन एमोंग द बॉयज, लड़कों में से एक। ये इससे एकदम अलग है। नीचे वाले में एक ही लड़का है, जबकि ऊपर वाले में लड़के बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक। और चूंकि ये इस ग्रुप में नहीं है, तो सब्जेक्ट वन होगा, तो वर्ब जाएगा इज या हैज, सिंगुलर में जाएगा। ये आपका ध्यान रखिएगा कि ऑफ अगर यहां प्रोनाउन के साथ लगा हुआ है, तो उसका मतलब एमोंग है या बिटवीन है, और अगर उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन लगा है, तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल में होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये जो नाउन है, अब मैंने ऑल बॉयज बोलूं, तो मैं दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कोई खास ग्रुप की बात कर रहा हूं, अब यहां पर तो खासी ग्रुप हो जाएगा ना, ऑल एमोंग द बॉयज, जो हमारे कोई जिन ग्रुप में बात कर रहा हूं, उस ग्रुप में जो बच्चों में से सारे,
तो यहां तो द लगना जरूरी ही है, और इन दोनों में ये मतलब कि दुनिया के सारे बच्चे और यहां खास ग्रुप के सारे बच्चे। तो अगर मैंने यहां लिखा ऑल बॉयज हैव कम, तो दुनिया के सारे बच्चे तो नहीं आ सकते ना, तो ये कॉमन एरर हो गया, यहां पे ऑल द बॉयज लिखना पड़ेगा। ये ऑल के साथ आप ध्यान रखना कि ऑल के साथ आपका अगर स्पेसिफाइड ग्रुप हो तो द लगेगा, पहली चीज। बाकी का आपका बहुत क्लियर है कि ऑल ऑल प्रोनाउन भी होता है, ऑल डिटरमाइनर भी है। यहां पे ये दोनों डिटरमाइनर है क्योंकि बगल में नाउन लगा है, और यहां पे ये प्रोनाउन है। अब आप इसका, मैंने कहा था कि ऑल एडवर्ब भी होता है, तो आप उसको समझो। कि अगर ये एडवर्ब है तो ये अपने नाउन के पहले नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं कि इसके एडवर्ब के बारे में बात करने वाले लोग कम हैं, एडवर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये आपको नया लगे, बट ये कर लेना, इसको क्लियर कर लेना, इसके क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये एडवर्ब के तरीके से यूज किया जाएगा तो ये कभी भी अपने नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा। ऑल ऑफ देम हम बोलेंगे तो वो प्रोनाउन है। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। इसको हम दो तरीके से प्लेस करते हैं, या तो उस नाउन या प्रोनाउन के बाद या वर्ब के साथ, लेकिन ये जुड़ा हुआ इसी से है, ये जुड़ा हुआ इसी से है। ध्यान रखना, इसको मतलब आप लिखने का है अगर इसके साथ, तो हम लिखें ऑल ऑफ देम, दे ऑल, या दे हैव ऑल कम। ऐसे तुमको मिले होंगे कॉमन एरर में क्वेश्चंस। ये एडवर्ब है, ठीक है। सो और ये इसके साथ में, ये ईच के साथ भी रूल लागू है। अब अगर मैं लिखूं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, all are located in South Asia, हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद, और यहां पे ऑल का स्टेटस प्रोनाउन और डिटरमाइनर नहीं है, एडवर्ब होगा। या फिर हम इस ऑल को यहां भी लिख सकते हैं, दे आर ऑल लोकेटेड, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये ऑल जुड़ा हुआ तो इसी से है। आपने जहां भी ऑल देखा वहां ऑल किसी ना किसी से, किसी नाउन या प्रोनाउन से वो जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं तुमको एक लिखूं, तो ऑल को एडवर्ब की तरह, एडवर्ब के रूप में दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां इंडिकेशन दे देता हूं, आप इसको ध्यान देना कि एक ऑल एडवर्ब के रूप में वो जो किसी नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, तो उसका प्लेसमेंट उस नाउन या प्रोनाउन के बाद या वर्ब के साथ होगा, और एक ऑल किसी एडजेक्टिव के साथ आएगा, किसी एडजेक्टिव के साथ आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा ही इज ऑल इंटेलिजेंट, और तब अगर वो एडजेक्टिव के साथ आता है तो इस ऑल का मीनिंग कंप्लीटली हो जाता है, टोटली, एक्सट्रीमली, जो भी तुम बोलना चाहो।
ही इज ऑल इंटेलिजेंट, ही इज कंप्लीटली टोटली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ठीक है। सो ऑल का एडवर्ब के तरीके से दो यूज। अब एक और ऑल का रूल है, ऑल को थोड़ा सा ज्यादा उसमें रूल डाल देता है, ईच एवरी में ज्यादा रूल नहीं है। ऑल के साथ एक और रूल है कि जब ऑल का मीनिंग एवरीथिंग होता है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन से नहीं जुड़ा हुआ हो, उसका मतलब एवरीथिंग है, वो किसी नाउन प्रोनाउन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर ऑल को सिंगुलर माना जाता है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन से नहीं जोड़ोगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से जोड़ोगे तुम तो या तो उसके पहले रखोगे, ऑफ लगा के रखोगे, या उस प्रोनाउन या नाउन के बाद रखोगे, या वर्ब के साथ रखोगे, लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन तो आया हुआ होगा। लेकिन आप यहां ध्यान दो, यहां ऑल किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो तुम्हारा ये ऑल को जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन से नहीं जुड़ा हुआ हो तो इसको सिंगुलर प्रोनाउन कहा जाता है। और सिंगुलर प्रोनाउन के चलते यहां इज लगा है। ठीक है। व्हेन, और तुम आराम से इसको एवरीथिंग में चेंज कर सकते हो। When all goes wrong, जब सब चीजें बर्बाद हो जाए या गड़बड़ हो जाए, people are reminded of their God, तब इस इंसान को भगवान की याद आती है। यहां पे ध्यान दो, वर्ब V5 लगा हुआ है। अब इसको कुछ ग्रामरियंस ने गड़बड़ क्या कर दिया, ध्यान से सुनना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज कि डिटरमाइनर के साथ इलिप्सिस भी यूज होता है। इलिप्सिस, अब ऑल के साथ इज लगा हुआ है तो कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा या टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा कि ऑल के साथ इज भी आ सकता है, ऑल के साथ आर भी आ सकता है। और जो ऐसे पढ़ा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऑल के साथ आर नहीं आता। अगर आर लगा हुआ है तो वो इलिप्सिस का परिणाम है। इलिप्सिस आपको पता होगा, हमने कभी चर्चा भी की है कि जब आप ऑब्वियस चीजों को छोड़ देते हैं, ऑब्वियस चीजों को आप ड्रॉप कर देते हैं। जैसे मैं लिखूं, देयर आर 30 बॉयज in the class and all are present। यहां all का मतलब एवरीथिंग नहीं है, यहां all के बाद बॉयज का इलिप्सिस किया हुआ है। आप उस बॉयज को रख भी दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई गलती नहीं मानेगा। लेकिन एक सेंटेंस में एक नाउन को बार बार रिपीट करना रफ माना जाता है। तो एग्जाम ने, ग्रामरियंस ने कहा कि आप इसको इलिप्सिस कर लो, जहां पे भी डिटरमाइनर के बाद नाउन को, डिटरमाइनर के बाद नाउन रखना है। वो नाउन ऑब्वियस है कि मैं ऑल का मतलब कि क्लास के लड़कों की बात कर रहा हूं। सो अब इसको कोई रूल तो नहीं बोला जा सकता ना कि ऑल के बाद इज भी आता है, ऑल के बाद आर भी आता है। ऑल के बाद आर लगाने का एक कंडीशन होगा कि उसके पहले आपको एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा और उस सेंटेंस में एक नाउन के प्लूरल में चर्चा करनी होगी और उसी नाउन के बारे में आगे में ऑल लगा के आपको अंडरस्टूड एक स्टेटमेंट देना होगा। तो ये रूल नहीं है, ये एक्चुअली इलिप्सिस है। दिस इज नॉट अ रूल। अभी आपको एक और मिलेगा, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसा कुछ रूल नहीं होता। उस रूल को समझना होगा, तब आपको पता चलेगा वो रूल नहीं था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। सो
आपका अभी जो है ऑल का आपने एडवर्ब के तौर पे डिटरमाइनर द का लगना नहीं लगना ऑफ का क्या यूज होता है, ये आपका ऑल का मैंने कंसेप्ट वाइज सारा क्लियर किया। ईच और एवरी के साथ क्या रोल है, और ध्यान रखिएगा ईच भी एडवर्ब है, तो अगर ये एडवर्ब है, अब मैं ऑल की तरह ईच को भी एग्जांपल देके बता नहीं रहा, दे ईच हैव कम या दे हैव ईच कम, अगर मैंने लिखा दे हैव ईच कम, तो सिंपल सी बात है, ये इस सेंटेंस का ईच ऑफ देम, ईच सब्जेक्ट हो गया, हैज कम, दे ईच हैज कम, सॉरी हैव कम, बेग योर पार्डन। चूंकि यहां पे ईच एडवर्ब है तो वो सब्जेक्ट पे असर नहीं डालेगा, वो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ टाइप का पार्ट जाता है, वो वर्ब पे असर नहीं डालेगा। सो अगर यहां पे ईच लगा रहे हो तो ये सिंगुलर जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ईच और एवरी सिंगुलर होता है, ठीक है। सो ये सिंगुलर है, यहां पे है जाएगा, दे हैव ईच कम, यहां पे दे सब्जेक्ट है, यहां पे दे एडवर्ब है, सो दे ही सब्जेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ईच के साथ हम इसको, ईच तुम्हारा प्रोनाउन भी है और डिटरमाइनर भी है, तो अगर प्रोनाउन है तो ईच बॉय, सॉरी डिटरमाइनर है तो, और अगर प्रोनाउन है तो ईच ऑफ देम या ईच ऑफ द बॉयज, द लगेगा, द लगेगा, क्योंकि खास ग्रुप के प्रत्येक लड़कों की बात हो रही है, ईच ऑफ बॉयज नहीं होगा। लेकिन एवरी को अगर तुम बोलो तो एवरी सिर्फ डिटरमाइनर है, सिर्फ डिटरमाइनर है, तो तुम्हारा एवरी के बगल में नाउन रखना होगा, एवरी इंटेलिजेंट बॉय। अब डिटरमाइनर है तो नाउन के पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी पे है, लेकिन एवरी हमेशा डिटरमाइनर की तरफ इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज करना चाहते हो, ये ध्यान रखना, प्रोनाउन के रूप में, तो एवरी और वन को अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, एवरी और वन को अलग अलग रखना है। एवरी वन ऑफ माई पेन्स एवरी वन ऑफ द बॉयज। अगर आपको प्रोनाउन के तौर पे उसके बाद ऑफ लगाना हो, ऑफ ही लगेगा, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने एवरी वन को सटाया, एक साथ रखा, तो इसका मतलब ऑल पर्सन्स, सारे लोग हो जाता है, ये लोगों के बारे में बात करने लगा। जब भी किसी के साथ एनीवन, समवन, नो वन अगर आया तो वो लोगों के बारे में बात करेगा, और यहां पे एवरी का मतलब ये नहीं होता कि एवरी का मतलब सिर्फ लोगों के बारे में बात करें। एवरी पेन इज नाइस अगर मैं बोलूं तो मैं पेन के साथ भी एवरी लगा सकता हूं। अब अगर ऑफ लगाना हो, एवरी पेन मैंने बोला, एवरी बॉय बोला, दोनों सही है, लेकिन एवरी वन हमेशा लोगों के लिए। अब अगर आपको एवरी वन के साथ ऑफ लगाना है, अगर ऑफ लगाना है तो एवरी और वन लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव, इससे कोई लेना देना नहीं है कि पेन है कि बॉयज है। अगर इसको प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो
ऑफ लगाना पड़ेगा और उसके पहले वन लिखना पड़ेगा, और एवरीवन सटेगा नहीं। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, वो लोगों के बारे में बात करेगा। ये किसी के बारे में भी प्रोनाउन के तौर पे बात करेगा। सो एवरी के साथ इस रूल को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नो, अब ये ध्यान देना कि ऑल के साथ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आता है। सो ऑल ऑफ द वाटर भी हो सकता है, वाटर से नहीं होगा क्योंकि वाटर का अनकाउंटेबल है। अब इसको आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये लगा है, हम लोग उसमें से कौन कौन सी अभी इस ग्रुप में हम लोग ऑल की बात कर रहे हैं, नो की बात कर रहे हैं, एनी की बात कर रहे हैं। तो आप बहुत क्लियर रखना कि ऑल वाटर मैं लिखूं वर्ब सिंगुलर, ऑल बॉयज लिखूं वर्ब प्लुरल। तो जब इनके साथ इनको हम यूज करेंगे तो इनके साथ आने वाला नाउन बताएगा कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, क्योंकि ये सिंगुलर प्लुरल दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। तो आपका इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इनके साथ आने वाला नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो मोस्ट ऑफ सम के साथ भी। अब वो रेस्पेक्टिव प्लेस पे आएगा। अब अगर मैंने लिखा नो वाटर, तो ईच चला जाएगा। मैंने लिखा नो बॉयज, तो आर चला जाएगा। नो का अपना कोई नंबर पर्सन नहीं होगा क्योंकि ये डिटरमाइनर है फिलहाल अभी। और नो के साथ क्या रूल है कि नो के साथ काउंटेबल भी आ सकता है, और वो काउंटेबल सिंगुलर या प्लुरल किसी में भी हो। नो के साथ अनकाउंटेबल भी आ सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग बात ही किए थे। और नो सिर्फ डिटरमाइनर है। ये सिर्फ डिटरमाइनर है, मतलब नो ऑफ द बॉयज नहीं हो सकता है। अब इसी में तुम नन को यूज करो तो नन प्रोनाउन है, तो इसके बाद हमेशा ऑफ आएगा। द लगना जरूरी है, क्योंकि ऑफ लगाने का मतलब कि नन एमोंग, और एमोंग मैंने बोला तो आगे वाला ग्रुप तो स्पेसिफाइड हो गया। और यहां पे काउंटेबल आएगा, क्योंकि अगर वो SANAM के ग्रुप में नहीं है तो उसका बंधा हुआ है कि उसके साथ काउंटेबल आएगा कि अनकाउंटेबल आएगा। जैसे SANAM के ग्रुप में नहीं था यहां पे ईच और एवरी, तो एक चीज क्लियर है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन्स आएंगे। इनके साथ नाउन हमेशा काउंटेबल होता है। ईच और एवरी के बाद नाउन हमेशा काउंटेबल, सिंगुलर होगा प्लुरल होगा, वो यूज आपका है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज अगर हमने लिखा ईच ऑफ द, तो आगे में बॉयज लिख के हमको प्लुरल करना पड़ेगा कि ऑफ का मतलब एमोंग है। सो ईच एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा। SANAM का ग्रुप अगर छोड़ दिया जाए तो काउंटेबल अनकाउंटेबल एकदम क्लियर है कि क्या आएगा उसके साथ। सो नन के बाद काउंटेबल आएगा, और चूंकि ऑफ लगा हुआ है अमॉन्ग, इसीलिए ये प्लुरल होगा। बट सब्जेक्ट तुम्हारा नन है। अभी ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है कि क्योंकि बहुत जगह पे आर भी देता है, बट आप ये ध्यान रखना कि कन्वेंशनल इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश, नन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नो वन। नो वन, इसीलिए वर्ब को हमेशा सिंगुलर रखना इसके साथ लगा हुआ। सो नो तुम्हारा डिटरमाइनर है, नन तुम्हारा प्रोनाउन है। आई लाइक्ड नन प्रोनाउन के तौर पर अकेला यूज हुआ है। अब आप अगर
ज्यादा इसको जितना कम रखो, क्योंकि रूल्स है ना, रूल जितने कम हो। और मैं एडवर्ब वाले को देख के आपको समझ में आएगा होगा कि मैं डिटेल में जा रहा हूं, मैं इजी तरीके से नहीं ले रहा हूं। अब अगर देखो तो एक वर्ड है एनी। एनी, अब एनी के साथ आपने सुना होगा कि एनी निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा, अगर मैं बोलूं कि एनी मैन कैन डू दिस, यहां पे देखिएगा नो बॉयज भी सही है, नो बॉय भी सही है। नो बॉय लगा तो ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है ना, ये डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही आपके एनी के साथ भी वही रूल है कि एनी के बाद, अच्छा एनी अब काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, और अगर इसके साथ काउंटेबल आया तो वो काउंटेबल सिंगुलर या प्लुरल किसी में भी जा सकता है, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होगा। अब एनी मैन कैन डू दिस, अगर मैं आपसे पूछूं और आपको अगर रूल याद हो कि एनी निगेटिव वाक्यों में लगता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब एनी अगर निगेटिव वाक्य में लगता है तो यहां से वाक्य निगेटिव नहीं है, और ऊपर से सेंटेंस सही है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बोलेगी सेंटेंस सही है, तो शायद ये रूल अधूरा है। एनी का दो यूज होता है और मैं उसका मीनिंग लिख रहा हूं। एक, जब एनी को ऑल के सेंस में इस्तेमाल करते हो, ऑल, देखो यहां पे हटा के ऑल मेन भी कर दो तो आपका कोई दिक्कत अंतर नहीं आएगा, एवरी मैन भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहां चूंकि काउंटेबल में सिंगुलर प्लुरल दोनों, तो मेन भी लिखा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि ये डिटरमाइनर भी है, प्रोनाउन भी है, तो आप ऑफ लगा के भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अगर प्रोनाउन के साथ लगाना पड़ेगा तो वही वाला जो एवरी के साथ था। ऐसे लिखना पड़ेगा, एनीवन, नो वन, समवन के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहां पे कहा था कि एवरीवन है तो इसके बाद एवरी वन ऑफ देम नहीं होगा। अगर हमने यहां ऑफ लगाया तो ये दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। एवरीवन हैज कम अकेला इस्तेमाल करना हो एज ए प्रोनाउन तो तुम एवरीवन को इस्तेमाल करना, एनीवन को इस्तेमाल करना, लेकिन अगर ऑफ लगाना हो तो एनी और वन को अलग अलग कर देना। यहां वन ऑफ देम लिखा हुआ है, बस एनी लगा के उनमें से कोई भी एक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को, जो चीज आपको लगा के आपके लिए नया है उसको रिवाइज कीजिएगा। सो एक ऑल का एनी का मतलब ऑल के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और एक एनी का मोटा मोटी सम के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, डू यू हैव एनी बुक ऑन ग्रामर। यहां पे एनी का मतलब ऑल नहीं है। जब हम लोग कोई बोलते हैं ना तो सम वाले मीनिंग में बोलते हैं, अनस्पेसिफाइड सम को हम लोग पढ़ेंगे तो अनस्पेसिफाइड वाले मीनिंग में, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान दो कि यहां पे एनी का मीनिंग ऑल नहीं आ रहा है, सम आ रहा है। और जब एनी का मीनिंग सम वाले सेंस में होगा तो इसको कहा जाता है कि ये इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है।
ध्यान रखिए, एनी लगने से नेगेटिव नहीं होता। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो आपको एनी लगाना है। आई डोंट हैव एनी मनी। ध्यान देना, चूंकि यहां डू नॉट लगा है इसीलिए यहां एनी लगा है। मैं डू नॉट हटा दूं तो आई हैव सम मनी हो जाएगा, एनी नहीं रह पाएगा फिर। सो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो आपको सम वाले मीनिंग में एनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो सम कभी कुछ भी हो सकता है और अनस्पेसिफाइड वाला हम श्योर नहीं है। सम मैन इज देयर, एक आदमी है बाहर सामने में। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में शायद डिस्कस किया था कि सम के साथ हम अनस्पेसिफाइड का किसी के बारे में बात करते हैं। समवन हैज कम मतलब कोई आदमी आया है बट नहीं पता है कौन है वो। सो उस सम का अनस्पेसिफाइड या कुछ वाले मीनिंग में हो सकता है। इसीलिए एनी अगर सेंटेंस का इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो तुम सम का इस्तेमाल नहीं करोगे, एनी का इस्तेमाल करोगे। अब एक थोड़ा सा अंतर यह भी है कि इंटरोगेटिव अगर मैं यहां लिखूं डू यू वांट, तो लफड़ा ये कि यहां पर तो सम लगेगा और सम ध्यान लगेगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, सम लगेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंटरोगेटिव भी है और तभी हम सम लगा रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इंटरोगेटिव सिर्फ दो तरह का भी हो, दो तरह का होता है। एक, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को जानना है, और क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, क्यूरियस है इसीलिए हम पूछ रहे हैं। और एक, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, हम कुछ किसी चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई चीज ऑफर कर रहे हैं। यहां चूंकि ऑफर किया जा रहा है इसलिए यहां पे सम लगेगा, एनी नहीं लगेगा। और अगर क्यूरियोसिटी है, जानने का शौक है, तो आप एनी लगाओ। तो इंटरोगेटिव में भी एक अंतर है कि एनी को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटरोगेटिव और निगेटिव में इस्तेमाल कर रहे हो, निगेटिव में तो ठीक है, निगेटिव में ठीक है, इंटरोगेटिव में ऑफर करने वाले के साथ सम और नॉर्मल जानने वाले चीज के साथ। अब मैं यहां जानना चाहता हूं, अब अगर आपसे मांगने का शौक हो, मतलब मेरा इंटेंशन हो कि मुझे मांगना है आपसे, तो आप एनी हटा के सम लगा दो ना। सुनने वाले को लगेगा कि अब मांगेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ चीज का, ठीक है। सो आपका अब आप ध्यान दो कि ग्रामर वाइज इनका रूल आपका डिटरमाइनर्स के पार्ट में, डिटरमाइनर एंड प्रोनाउन सब। अब नेक्स्ट बस खाली जानने की जरूरत है, मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, होल और इंटायर। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्लियर है, आपको लगाना पड़ेगा द होल ऑफ द कंट्री, ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर इंटायर लगाना है तो द इंटायर कंट्री। इंटायर के बाद ऑफ नहीं लगता, बस इतना ही होल और इंटायर में आप याद रखिएगा कि जब होल लगेगा, द होल ऑफ द कंट्री या द होल कंट्री, हम ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बोला कि या तो होल के बाद ऑफ लगा दो, देश का बड़ा पार्ट, ठीक है। सो आपका ये होल, द होल कंट्री लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, द इंटायर कंट्री
लोग इस्तेमाल करते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंटायर के बाद ऑफ मत लगाइएगा, और यही अगर एरर आएगा तो आएगा, और ज्यादा कुछ नहीं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम ध्यान देना इस पार्ट में, जिसका मतलब होता है, मैंने एक ग्रुप में रखा जिसका सबका मतलब सेम होता है। अब मेनी का वही मतलब होता है ना, मोस्ट को छोड़ दो तो ग्रुप का अधिकतर भाग बताने के लिए। अब मेनी, अब इसको एक चीज देखो जरा, मेनी का, मेनी को अगर न लिख के तुम कुछ और लिखना चाहो तो तुम इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। तुम ध्यान देना, मेनी बॉयज हैव कम, ठीक है। तुम इसके जगह पे लिख सकते हो लॉट्स ऑफ बॉयज हैव कम, और इस तरह से तुम इनमें से किसी को भी लिख सकते हो, और सब का मतलब मेनी है, सब का मतलब मेनी है। सेवरल बॉयज, न्यूमेरस, वेरियस, अ वेराइटी ऑफ, वेरियस को दो तरीके से, वेराइटी ऑफ या अ वेराइटी ऑफ वेरियस, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम मेनी लगा के थक गए हो तो इनमें से कोई इस्तेमाल कर लो। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अगर मैं लिखा यहां पे, इस बात को समझना, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, तो इसमें ये एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे अ नंबर ऑफ में ये एक फ्रेज है जिसको तुम ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि अगर ब्रेक कर दिए तो ये ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट हो जाएगा अ नंबर, और ये सिंगुलर में तब हैज लगाना होगा। इसीलिए इसको मेनी का इक्विवेलेंट मानना, हमने मेनी ने लिखा है, हमने अ नंबर ऑफ लिखा है, ठीक है। यह बात को समझना जरूरी है, यह रूल नहीं है, यह एक फ्रेज है। अ लॉट ऑफ में भी तुम इस्तेमाल नहीं करते कि लॉट अलग है और ऑफ अलग है, तुम हमेशा देखते हो लॉट ऑफ, सॉरी अ लॉट ऑफ, उसमें ए छोड़ भी नहीं सकते, तुम ए नहीं छोड़ सकते, या फिर अपने मन से ए को द नहीं कर सकते। अब समस्या यह है कि इसमें से नंबर, होस्ट, वैरायटी, तीन का अपना अलग ये नाउन भी है, इनका अपना अर्थ निकलता है। नंबर का मतलब संख्या होता है, होस्ट का मतलब किसी चीज को जो मेजबानी करे, एंड वैरायटी का मतलब विस्तृत होता है। अब अगर मैं लिखूं द वैरायटी ऑफ शूज इज ग्रेट, अब मैंने ये फ्रेज नहीं लगाया, मैंने वैरायटी एज ए नाउन इस्तेमाल किया, और सेंटेंस क्या है कि जूतों की वैरायटी बहुत ज्यादा है। अब ये फ्रेज नहीं है, क्योंकि अ वैरायटी ऑफ में वैरायटी का मतलब, अगर मैं बोलूं अ वैरायटी ऑफ बॉयज, तो मतलब तरह तरह के लड़के आए हैं, नो बॉस, मेनी बॉयज हैव कम, ठीक है। मैंने लिखा द नंबर ऑफ बॉयज इज राइजिंग। अब मैंने अ नंबर ऑफ जब लिखा था तो मैंने मेनी का एक उल्ट का एक इक्विवेलेंट फ्रेज डाला था, अ नंबर ऑफ। लेकिन अगर मैंने द नंबर ऑफ कर दिया तो ये अब इसका मतलब संख्या है। अगर मैं बोलूं यहां पे
मैं अगर लिख दूं कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, तो मैं क्या बोलूंगा? लड़कों की एक संख्या आई है। तुम बोलोगे नहीं, मेनी बॉयज बोल रहा हूं। तो ये अलग है, ये फ्रेज है। लेकिन अगर हमने ए को द में बदल दिया तो अब ये फ्रेज नहीं रह गया, अब ये नंबर का मतलब संख्या हो गया। तो लड़कों की संख्या बढ़ रही है, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। सो ये यहां पर नंबर, अब इसको हम लोगों ने रूल बना दिया ग्रामेरियंस ने कि द नंबर ऑफ लगे तो प्लूरल सिंगुलर लगेगा, अ नंबर ऑफ लगेगा। रॉन्ग है ये एक फ्रेज है जो मेनी का इक्विवेलेंट है। उसके जगह पे मैंने फ्रेज को हटा के, और अब जैसे मैं तुमको लिखूं, जैसे मैं तुमको दूं, द लॉट ऑफ फार्मर्स इन विलेजेस इज नॉट गुड। अब आप जरा ध्यान दो तो कि यहां पे मैंने क्या फ्रेज इस्तेमाल किया। अब आप में से मैक्सिमम लोग क्या करोगे कि बिना अंडरस्टैंडिंग यूज किए हुए डॉ को काट के ए कर दोगे, ए लॉट ऑफ फार्मर्स। तो ए लॉट ऑफ फार्मर्स का मतलब मेनी फार्मर्स, गांव में अधिक बहुत सारे किसान अच्छे नहीं हैं। कैरेक्टर बता रहा हूं, मैंने वो फ्रेज ही नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि लॉट का एक मतलब होता है कंडीशन, कंडीशन होता है। और अब मीनिंग देखो जरा, मैंने लॉट को एज ए नाउन इस्तेमाल किया जिसका सिनोनिम होता है कंडीशन। वो डिक्शनरी में आप देख लेना। सो यहां पे मीनिंग ये हो गया, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन विलेजेस इज नॉट गुड। अब ये रूल कि अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल और द नंबर के साथ सिंगुलर, तो अब तुम्हारे पास 5-6 रूल हो गया। अ लॉट ऑफ के साथ प्लूरल, द लॉट ऑफ के साथ सिंगुलर, अ होस्ट ऑफ के साथ प्लूरल, द होस्ट ऑफ के साथ सिंगुलर। ऐसे तुम 5-6 रूल बना सकते हो अगर उसी मोड में बनाना हो तो। फालतू का है। बस आप समझ लीजिए कि अगर द लगा तो मैंने उस वर्ड को एज ए नाउन इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। अब मेनी का एक और कंडीशन होता है, उसको मैंने वहां पे नहीं लिखा। मेनी ए भी इस्तेमाल करते हैं। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के अलावे मेनी को इस स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है। और तब यह कहा जाता है कि इसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन इस्तेमाल कर लेना। और चूंकि दोनों मिला के डिटरमाइनर होता है तो यही सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा वर्ब सिंगुलर होगा। मतलब मेनी बॉयज हैव कम के जगह पे मैं ऐसे भी लिखता हूं, मेनी ए बॉय हैज कम। ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद रखने की जरूरत है इसको। दूसरी तरफ ये तुम्हारा इनके साथ अनकाउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर ही होगा। अब ये ध्यान रखना कि जब बहुत सारे का मीनिंग होगा तो बहुत सारा का मीनिंग मेनी वाला, और बहुत ज्यादा का मीनिंग तो मच वाला। और ध्यान देना कि ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। मतलब जैसे SANAM का था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है, वैसे ही ये भी है, वो दोनों के साथ आता है। और प्लेंटी ऑफ एंड अ गुड डील ऑफ एंड अ ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल के साथ। और अनकाउंटेबल आया तो मामला प्लूरल सिंगुलर का तो है ही नहीं, हमेशा सिंगुलर होगा। सो वो बहुत ज्यादा का नहीं करने का है। अब आप इसमें से एक फैक्टर को खाली टारगेट कर लो। सेवरल सब हमने, हाँ, सेवरल के बाद ऑफ नहीं लगता, सेवरल ऑफ द बॉयज नहीं, वेरियस ऑफ द बॉयज नहीं, सीधा वो डिटरमाइनर है, उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा प्लूरल में, काउंटेबल में। इसके साथ थोड़ा सा ध्यान देने का है। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल दे दूं,
a good deal of money was wasted on the business. यहां इन ऑन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल रखा मैंने। अब जरा मनी देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल का, मनी एज ए वर्ड अनकाउंटेबल है। अब अगर उसको उसी को रुपीज कर लो तो काउंटेबल हो जाता है। सो अनकाउंटेबल काउंटेबल वर्ड से गाइड होता है। अब मोस्ट के साथ देखिए, आपके मोस्ट को देखते हुए एक गड़बड़ क्या है कि मेरा यह अनुभव बोलता है कि मोस्ट के साथ एक चक्कर यह लगा हुआ है कि मोस्ट देखते एडजेक्टिव का सुपरलेटिव वाला डिग्री याद रहता है। वो और डिटरमाइनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इस मोस्ट के साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आता है। अब अगर काउंटेबल लगेगा तो हमने मोस्ट लिखा, उसके बाद काउंटेबल प्लूरल नेचुरली, मोस्ट ऑफ द काउंटेबल प्लूरल। क्या यहां द लग सकता है? डिटरमाइनर के पहले दो डिटरमाइनर इस्तेमाल किया सकता है, लेकिन द को तो हमेशा हम बाद में लिखते हैं ना, ऑल द बॉयज लिखते हैं, द ऑल बॉयज नहीं लिखते। तो द मोस्ट लगा, इसका मतलब कि मोस्ट वहां डिटरमाइनर प्रोनाउन नहीं है। यहां पे ये प्रोनाउन हो गया, यहां पे ये डिटरमाइनर हो गया। और मोस्ट याद रखिएगा कि एडवर्ब भी होता है। एक्शन फिल्म्स आई लाइक मोस्ट। देख लो, ये लाइक से जुड़ा हुआ है, ये एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो इसका रूल ये है, और ये सुपरलेटिव वाला है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती हैं एक्शन फिल्म्स। ठीक है, तो जब ये वर्ब से जुड़ा हुआ हो तो मोस्ट को सुपरलेटिव वाले में इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के तौर पे, और मोस्ट या द मोस्ट दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। हम द मोस्ट भी लिख सकते हैं, मोस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। आई लाइक द मोस्ट भी लिख सकते हो, आई लाइक मोस्ट भी लिख सकते हो। और बहुत ज्यादा अंतर मतलब इसको एनालाइज या रूल्स करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट लगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आता है। काउंटेबल लगेगा तो प्लूरल देगा, चाहे वो डिटरमाइनर के तौर पे यूज करो, चाहे वो प्रोनाउन के तौर पे यूज करो। और एडवर्ब के तौर पे वो सुपरलेटिव का मीनिंग देगा, एडजेक्टिव के पहले द। अब मोस्ट के साथ एक रूल है, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म। कभी ऐसा देता हूं ना मैं, तो लड़के कहते हैं कि और काट के द कर दीजिए। क्या यहां कंपैरिजन है? आप लोग डिग्री तो पढ़ चुके हो, क्या यहां कंपैरिजन है? नहीं है। जब मोस्ट के पहले ए लगा हुआ हो तो इस मोस्ट का मतलब वेरी होता है, याद रखिएगा। कभी कभार आपको मोस्ट के पहले ए भी दिखाई पड़ेगा, काटिएगा मत। सुपरलेटिव होगा तो कंपैरिजन होगा। मैं यहां पे ए की जगह पे द कर सकता हूं अगर लिखा हुआ हो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म ऑफ ऑल द फिल्म्स अमॉन्ग ऑल द फिल्म्स आई हैव सीन। तब वो द करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंपैरिजन कर दिया। लेकिन अगर मोस्ट के पहले ए लगा हुआ है तो देख लेना कहीं वेरी का मीनिंग आएगा, तो एरर मत लेना उसको। ठीक है।